तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फिल्म थ्री इडियट का अस्पताल वाला सीन आपने देखा होगा और यह सीन हर किसी के जहन में बैठ गया है जब आमिर खान और आर माधवन अपने दोस्त शर्मन जोशी के पिता को स्कूटी पर बीच में बिठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। हालांकि फिल्म में यह सीन देखने में मजेदार है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर अस्पताल के तीसरे मंजिल तक गाड़ी पहुंच जाए तो कितना अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए। दरअसल यह पूरा मामला ऋषिकेश में स्थित एम्स का है, जहां महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी नर्सिंग अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गाड़ी सहित अस्पताल के तीसरे मंजिल तक पहुंच गई और इसके लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने बाकायदा रास्ता भी बनाया। यह पूरा मामला वैसे बीते मंगलवार का है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस की गाड़ी किस तरह से अस्पताल के चौथे मंजिल पर चक्कर लगा रही है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें जो ऋषिकेश पुलिस है उसकी पीसीआर चौथे फ्लोर में ऋषिकेश एम्स के चढ़ती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो पुलिसकर्मी है जो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये एम्स में जिस तरीके से पुलिस की वैन चौथे मंजिल तक जिस तरीके से पहुंची, किसी फिल्मी किसी बॉलीवुड मूवी का ये सीन लग रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो एसएसपी और एम्स की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसमें क्या कुछ कहा गया, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ इसका निष्कर्ष निकल कर आया और इसकी जवाबदेही कब तय की जाएगी और इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है, ये कब तय किया जाएगा? घटना मंगलवार की है और मंगलवार के बाद अब तक ये कह सकते हैं कि 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का जो ये कह सकते हैं कि जो आरोपी है या दूसरे जो इसके लिए करता कही जा सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। पुलिस ने अपना काम जरूर किया है, लेकिन उस कार्य को करते हुए पुलिस के द्वारा ही नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल के चौथे फ्लोर तक सीधे तौर पर पुलिस की गाड़ी पहुंचाना और उस गाड़ी को निकालते समय मरीजों को जो परेशानियां वहां पर हुई है वो सीधे तौर पर नियमों के विपरीत था। लेकिन पुलिस की तरफ से अब अपने बचाव में कह सकते हैं कई तरीके की दलीलें वहां पर देने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले पुलिस के जब आला अधिकारी आज एम्स अस्पताल में पहुंचे तो उनकी तरफ से डॉक्टरों से बातचीत वहां पर की गई थी, उनके साथ पूरी तरीके से बातचीत हुई। उसके बाद ये कहा गया है कि अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जाएगी और पूरे घटनाक्रम को लेकर बताया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने एक सफाई और यहाँ पर दी है कि जो आरोपी था जिसके ऊपर ये आरोप यहाँ पर महिला डॉक्टर की तरफ से लगाए गए, जो अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का अधिकारी बताया जा रहा है, उसको बचाने के लिए या जब पुलिस के द्वारा उनको जब गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंचे गए तो कुछ लोग उनके ऊपर हमला वहां पर कर सकते थे या उनके ऊपर छीना झपटी वहां पर हो सकती थी। उसको बचाने के लिए पुलिस की तरफ से ये कदम जरूर यहाँ पर उठाया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो पुलिस के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो अभी तक के पूरे घटनाक्रम के अस्पताल के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं पर भी पुलिस के ऊपर कोई हमला या जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए कोई दूसरे जो कह सकते हैं विरोधी जो पीड़ित जो पक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी सीना झपटी वहां पर नहीं हुई है। पुलिस फिल्मी अंदाज में वहां पर पहुंचती है, अस्पताल के चौथे फ्लोर तक गाड़ी ले जाते हैं और उस गाड़ी को निकालने के बाद ये कह सकते हैं कि वार्ड से उस गाड़ी को निकालने का काम वहां पर करती है। यदि लिफ्ट ये जो कह सकते हैं कि जो गोल चक्कर था जो स्ट्रेचर के लिए बनाया जाता है वहां तक तो ठीक था कि आप गाड़ी लेकर पहुंचे, लेकिन वार्ड के अंदर गाड़ी लेकर घुसना ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और तो और अब सवाल इस पर और वीडियो वायरल होने के बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस एक तो कार्रवाई करने जाती है, कारनामा कर देती है, दूसरा अब इस चीज का जस्टिफिकेशन भी दिया जा रहा है कि आरोपी को हम पकड़ने गए थे। अब ये कौन सा तरीका है कि आप आरोपी को पकड़ने के लिए वहां जो मरीज हैं, आप अगर वीडियो को ध्यान से अगर हम देखें तो जहां बीच से गाड़ी निकलती है जो पुलिस की वैन है, उसके लेफ्ट तरफ और राइट दोनों तरफ बाकायदा मरीज लेटे हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जैसे बीच से निकल रहा हो, प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है।
मतलब पुलिस का प्रोटोकॉल तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एम्स में जो मरीजों को समस्या हो रही है, जो एम्स के रूल्स रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उन सबको ताक पर रख दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए कि इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आप जाते हो, कारनामा कर देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से अब अपने उस कारनामे को छिपाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस अब सीधे तौर पर दोषारोपण जो करने का काम कर रही है वो अस्पताल प्रशासन के सुरक्षा गार्ड के ऊपर कर रही है, जिन्होंने पुलिस को वो रास्ता सुझाया था और पुलिस उस रास्ते पर चल रही थी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर सुरक्षा कर्मी की तरफ से रास्ता वहां पर बता दिया गया था, लेकिन पुलिस को तो नियमों का पता था, और फिर ये कह सकते हैं कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही थी, वो कोई आरोपी कोई बड़ा आतंकवादी या कोई ऐसा क्रिमिनल तो नहीं था जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप और जो मोस्ट वांटेड की श्रेणी में आता हो। क्यों नहीं, अगर पुलिस को आशंका थी कि उसके वहां पर बचाने के लिए दूसरी तरफ से लोग आ सकते हैं, उसके ऊपर हमला हो सकता है, तो क्यों नहीं फिर बड़े पुलिस फोर्स के साथ वहां पर गई ताकि उसको बचा सकते थे, या फिर उसको जब वार्ड से उनको बाहर निकालने का काम किया गया तो दूसरे भी अस्पताल में और भी इमरजेंसी जो रास्ते होते हैं उनको वहां पर उपयोग में लाया जा सकता था। इस तरीके से पुलिस की गाड़ी चौथे फ्लोर तक ले जाना और फिर वार्ड के माध्यम से उस गाड़ी को वापस लेके आना, ये सीधे तौर पर पुलिस का अपना एक अंदाजा था कि थानेदार भी मैं ही हूँ, नियम भी मेरे ही चलेंगे और मेरा ही काम यहाँ पर सब कुछ होगा। वो सबसे बड़ी गलतफहमी पुलिस के यहाँ पर रही और उसी कह सकते हैं कि गलतफहमी के चलते उन्होंने कई नियमों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया। जी अब तो अब मान लीजिए ये तो कार्रवाई करने गए थे, लेकिन कारनामा कर दिया। अब सवाल ये है कि सवाल जवाब तो अब होते रहेंगे, अब इसका जिम्मेदार कौन है, और दूसरी चीज ये कि जवाबदेही किसकी तय होगी, कौन तय करेगा और कब होगा। बस ये तीन चीजों पर सवाल है कि जिस तरीके का कृत्य ये किया गया है, अस्पताल के अंदर मरीजों को परेशान किया गया है, चीजें प्रभावित हुई हैं इसकी वजह से, और प्रशासन की बेइज्जती हो रही है वो अलग से, और प्रशासन कटघरे में आकर खड़े हो जाता है। तो अब कौन कार्रवाई करेगा, कब किया जाएगा? 24 घंटे से ज्यादा वीडियो को वायरल होता हुआ हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, सभी लोग अब इस बात का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि जब पुलिस और अस्पताल प्रशासन की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, उसमें किस तरीके की दलीलें या कोई सफाई पुलिस विभाग या अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी जाती है। क्योंकि लोग यही अब सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि जब अस्पताल प्रशासन की तरफ से उस आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए हामी भर दी गई थी, उसकी अनुमति दे दी गई थी, तो फिर पुलिस की तरफ से ये पूरी तरीके से नौटंकी करने का क्या जरूरत वहां पर आन पड़ी, या पुलिस की तरफ से क्यों ये सीधे तौर पर फिल्मी अंदाज को अपनाने का वहां पर किया गया। दूसरा, अगर अभी तक भी पुलिस की तरफ से ये सब चीजें समझ में नहीं आ पा रही है, तो जो वीडियो के माध्यम से अब जब पुलिस से सवाल और पूछे जाएंगे तो पुलिस के जो आला अधिकारी होंगे उनके लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर हो जाएंगी, और फिर शायद पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई वहां पर की जा सकती है। क्योंकि आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो गिरफ्तारी के समय जो मानक वहां पर टूटे हैं, जो नियमों का उल्लंघन पुलिस ने वहां पर किया है, वो सबसे बड़ा सवाल है कि उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है, यानी जो टीम वहां पर पहुंची थी, उनको पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, अब जिस तरीके से पुलिस अपना पक्ष रख रही है, अपना तर्क दे रही है कि हम आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे, कल को अगर आरोपी किसी इमारत की 50वीं मंजिल पर जाकर छुप जाए तो पुलिस क्या वैन लेके 50वीं बिल्डिंग पर फ्लोर पर चढ़ जाएगी आरोपी को पकड़ने के लिए? और सवाल यह भी है कि आपको वाहन से ही क्यों जाना है, आप स्ट्रेटेजी दूसरी बनाइए। आपको जो मरीज है वहां पे जो पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड राइट साइड पे, क्या उनका ध्यान आपको नहीं रखना चाहिए? अब सवाल मेरा यह है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो क्या पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है और जगहसाई होती है वो अलग? देखिए, पुलिस प्रशासन के साथ साथ ही अस्पताल प्रशासन के लिए भी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी तरफ से क्यों इस तरह की कार्रवाई को हामी भरने की या उसको स्वीकृति देने का काम वहां पर किया गया। अगर सुरक्षा कर्मी की तरफ से रास्ता बता दिया गया था तो उस समय अस्पताल प्रशासन के जो प्रबंधन जो अधिकारी वहां पर होते हैं वो वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी क्यों नहीं इस कार्रवाई का विरोध यहाँ पर किया गया कि जो अगर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी तो उनके लिए दूसरे रास्ते या दूसरे जो मार्ग होते हैं उनको अपनाने का वहां पर किया जाना चाहिए था। यानी लिफ्ट के माध्यम से उनको लाया जा सकता था, या दूसरे जो इमरजेंसी के जो दूसरे रास्ते होते हैं जहाँ से पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, उस रास्ते के माध्यम से भी आरोपी व्यक्ति को नीचे पहुंचाया जा सकता था। क्यों गाड़ी का ही इस्तेमाल करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जो काम किया गया था उसको अस्पताल प्रशासन ने अनुमति यहाँ पर दी। तो ये मिली भगत या सांठगांठ कही जा सकती है, और अब दोनों ही, चाहे अस्पताल प्रशासन है या पुलिस प्रशासन, दोनों ही अपनी अपनी गलतियां छिपाने का काम वहां पर कर रहे हैं, और कार्रवाई के नाम पर नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न यही था कि जब पुलिस इस तरीके से एंटर करती है
तो क्या एम्स की जो फैकल्टी है, या कह लीजिए कि जो एम्स की तरफ के जो पक्ष के लोग हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, या इस पूरे कृत्य के बाद उनकी तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आए? देखिए, अभी तक ना तो एम्स प्रशासन की तरफ से कोई बयान यहाँ पर दिया गया। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल प्रबंधन से बाहर निकल कर आए थे तो उन्होंने जरूर अपने बयानों में इस बात को कहा था कि उन्हें यह अनुमति यहाँ पर दी गई थी। यानी जब कार्रवाई शुरू की गई थी पुलिस की तरफ से, तो सुरक्षा जो अस्पताल प्रशासन के जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी तरफ से मार्ग जरूर सुझाया गया था। उसके बाद पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा कि अब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अस्पताल प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की होगी और उसमें सब चीजों की जरूर यहाँ पर दी जाएगी। अपनी जो सफाई है उसको बताने का काम वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि पुलिस के निकलने के बाद ना तो मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही इस तरीके के जो घटनाक्रम वहां पर जो घटा उस पर कोई अस्पताल प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने बयान यहाँ पर जारी कर रहा हो। ये जरूर कहा जा सकता है कि गुजरते समय के साथ अपनी उस नाकामी को छिपाने के लिए अब जरूर यहाँ पर लिपापोती करने का काम पुलिस प्रशासन भी कर रहा है और अस्पताल प्रशासन भी यहाँ पर कर रहा है। जी नहीं, अब ये सवाल यही खड़ा होता है कि 24 घंटे से ज्यादा वीडियो को वायरल होता हुआ हो गया, वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, और इसके बाद भी पुलिस प्रशासन मौन है, अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। फिर जवाबदेही किसकी तय होगी? उन मरीजों की क्या गलती है कि वो बेड पर लेटे हैं, इलाज करवा रहे हैं, और बीच से एक बकायदा पुलिस की वैन गुजरती है? अगर मतलब ये तो अद्भुत हो जाता है कि वो अस्पताल परिसर में लेटे हुए लोगों को क्या पता कि अब एक पुलिस की वैन बीचों बीच से एक आरोपी को पकड़ने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वैन को ले जाने की आवश्यकता आज तक हमने कभी नहीं देखी है। इतने बड़े अस्पताल या दूसरे जो बड़े अस्पताल भी होते हैं वहां पर भी पुलिस की अगर कोई कार्रवाई होती है तो इमरजेंसी वार्ड तक ही या इमरजेंसी का जो ट्रॉमा सेंटर होता है वहां उसके बाहर तक गाड़ियां। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस्तीफे की मांग हो रही। हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है, मतलब ट्विटर पर एकदम टॉप पे है। इसका कारण प्रदेश में हुई 2 बड़ी घटनाएं हैं जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है, और खासकर विपक्षी पार्टी के नेता भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर हो गए, लगातार हमला कर रहे हैं। पहली घटना झुंझुनू की है, जहां एक दलित युवक को शराब माफिया ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया, और फिर उसकी पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। यह पहली घटना हो गई। दूसरी घटना करौली जिले की है, जहां एक 11 साल की छात्रा को पेट्रोल डालकर अज्ञात बदमाशों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं करौली की घटना पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्शन लिया है, कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है और न्याय भी सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात का भी आश्वासन दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की त्वरित गति से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये जो दलित युवक को मारने का मामला है, उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, इसको लेकर वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, लगातार राजस्थान में ये घटनाक्रम बढ़ते गए। चुनाव का माहौल था और आचार संहिता लगने के बाद ये था कि इस तरीके के आपराधिक मामलों पे कहीं ना कहीं विराम लगेगा। लेकिन जहां एक और प्रदेश के सरकार और राज्यों में प्रचार प्रसार में व्यस्त हो रही है, जिसमें प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा भी अपने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने में प्रदेश से बाहर रहे। इस बीच प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं रही, जहां पर पहली झुंझुनू की रही, जहां पर एक दलित युवक को बेरहमी से मारपीट की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामला सिर्फ शराब की दुकान को लेकर था, जहां पर आरोप
जो पीड़ित था, जो मृतक था, वो कहीं और से शराब ले रहा था। इसी बात को लेकर शराब माफिया नाराज हो गए और उन्होंने उसे बंधक बनाकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हालांकि इस मामले को लेकर 2 दिन बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों को राउंड अप कर गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। ये मामला तब उछला जब विपक्ष की ओर से पिछले 7-8 दिन बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस मामले में जैसे ही तूल पकड़ा तो प्रदेश में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार इसे लेकर भजनलाल पर हावी होती दिखाई दी, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यहां पर भजनलाल की कार्यशैली और 6 महीने के ब्यूरोक्रेट्स के कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इसे लेकर दूसरी ओर करौली में जो घटनाकांड हुआ, जहां पर नाबालिग के जो लड़की थी उसके साथ हत्याकांड को लेकर कई माना जा रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, वहीं दूसरे और पहलू ये भी नजर आए कि उसको पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 2 दिन बाद प्रदेश सरकार चीती है और जैसे ही इस पूरे मामले को उन्होंने देखा कि विपक्ष इसे भुनाने का काम कर रही है, लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 को आने हैं, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे विराम लगाते हुए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ट्विटर पर ये साफ कर दिया है कि इसे लेकर एसआईटी गठित की गई है। लेकिन जहां हम बात करते हैं एसआईटी या फिर तमाम वो कमेटियां गठित की जाती है जिन पर अपराधियों के रोकथाम को लेकर इससे पहले ही भजनलाल शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कई आरोपियों को राउंड अप करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में आचार संहिता होने के बाद भी इस तरीके के मामले सामने आए। इसे लेकर जिस तरह की एसआईटी की बात की गई है, लेकिन मृतक के जो परिवारजन है वो कह रहे हैं कि सरकार की ओर से, हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस और वहां के जो प्रशासन के अधिकारी है उनकी ओर से उनका रवैया अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है। हालांकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सभी शराब माफिया कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनके होने के चलते वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने फिलहाल आश्वासन जरूर दिया है, एक कमेटी बनाई है, पुलिस की एक टीम गठित की है, इस पूरे मामले को लेकर शुरू से लेकर एक बार वापस से निष्पक्ष जांच की जाए, आखिर कौन दोषी रहे हैं और क्या कुछ पूरा मामला रहा है, इसे ढंग से एक बार वापस से। कुलदीप, अगर हम करौली की घटना की बात करें तो जो 11 साल की छात्रा को पेट्रोल डालकर अज्ञात बदमाशों ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया, क्या वजह रही कि बदमाशों ने इस तरह का कृत्य किया और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है? क्योंकि क्या इस मामले में भी गिरफ्तारी की गई है या कुछ हुआ, या सिर्फ एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री के द्वारा गठित कर दी गई? देखिए, करौली राजस्थान पिछले कुछ महीनों से देश भर में गैंगरेप और रेप के मामलों में अव्वल रहा और जैसे ही राजस्थान में सरकार बदली और एक कवायद शुरू हुई कि इस बार महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को राजस्थान में रोका जाएगा। हालांकि ये दूसरा मामला रहा जहां पर भजनलाल सरकार बनते ही ये दूसरा मामला सामने आया, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि बच्ची जब अस्पताल में भर्ती थी, 11 दिन वो अस्पताल में भर्ती रही, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एडमिट किया गया। 60% से ज्यादा वो झुलसी हुई पुलिस को मिली थी, पुलिस ने सीधे उसे जयपुर रेफर किया। हालांकि बच्ची बोल नहीं पा रही थी, शरीर के कई अंग थे वो बिल्कुल झुलस चुके थे, उसे सिर्फ इशारों में पूछा गया, कुछ आरोपियों की, कुछ आस पड़ोस के लोगों की तस्वीरें दिखाई गई, उसके इशारे पर, लड़की के इशारे पर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई लीड नहीं मिली है। परिवारजनों का ये कहना है कि वो खेत पर किसी काम से गई थी, जिसके बाद जो अपराधी तत्व के लोग थे, कुछ लोगों ने, जो संदिग्ध लोग थे, उन्होंने उसे पकड़ा और गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। हालांकि दूसरा पहलू ये भी माना जा रहा है कि लड़की वहां खेत में थी और पुलिस की और जो मेडिकल जांच अभी तक सामने आई है उसमें गैंगरेप की कहीं भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। और दूसरी ओर जो, अगर हम इन दोनों घटनाओं का जिक्र करें, चाहे वो ये झुंझुनू की आप बात कर लें चाहे करौली की, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि राजस्थान में लगातार रेप और ये मर्डर और ये सारी चीजें घटनाएं में बढ़ोतरी हुई है, तो अगर इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं तो क्या राजस्थान सरकार, प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं लेकिन पुलिस और बड़े बड़े माफिया और राजनीतिक संरक्षण उन अपराधियों को दिया जाता है जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? और क्या ये एक स्वस्थ सरकार और स्वस्थ समाज के लिए ये एक खतरे की घंटी है?
देखिए, सरकार का जो मंसूबा है वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति अभी तक धुंधला है, क्योंकि जहां हम बात करें 6 महीने सरकार को हो चुके हैं और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा उसमें तकरीबन 3 साल तक लगातार राजस्थान टॉप पर रहा महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के मामले को। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो राजस्थान 2018 से बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इंडिया गठबंधन पर चुनावी हमला बोला और कहा कि इन 5 चरणों में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं और इंडिया अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है। साथ ही बंगाल हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल सरकार पर भी अमित शाह ने तंज कसा। चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। ये राहुल बाबा के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस है उसने एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का इरादा रखा है। कल ही बंगाल की हाईकोर्ट में एक फैसला आया, ओबीसी की लिस्ट में, पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में, अति पिछड़ा की लिस्ट में बंगाल सरकार ने 180 मुस्लिम जातियों को डाल दिया और हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता है, मगर कल 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम किया। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा, ये मोदी का गारंटी है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।